हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली मेट्रो का ओल्ड पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सभी ऑनलाइन जुड़ जाएं और मेरे इलेक्ट्रिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम डीएमआरसी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को सोल्व करेंगे जिसमें टोटल एक 75 यानी 75 क्वेश्चन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि पेपर को स्टार्ट करने से पहले मेरे या आपके अपने इलेक्ट्रिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना वीरू भाई। चलते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों धनात्मक तापमान गुणांक। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो में बताया गया है दोस्तों कि सिंगल फेज या थ्री फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है। दोस्तों, थ्री फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, इसमें न्यूट्रल तार का कलर या रंग हमेशा काला होता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। दोस्तों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वाट मीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए यानी विद्युत गतिक प्रभाव। वाट मीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? विद्युत गतिक प्रभाव, इलेक्ट्रिकल डायनेमिक इफेक्ट। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होगी कितनी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 60%। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम चालक की चालकता लगभग 60% होगी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों? अनुप्रयुक्त वोल्टता प्रति फेज लाइन वोल्टता का 57.8% होता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। मेगर के डायल पर यानी मेगर के पैमाने पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी होती है। यानी जो हाई इंसुलेशन मापने का यंत्र जो मेगर होता है उसकी मापनी या डायल पर क्या अंकित होता है? तो उस मापनी पे अनंत से शून्य तक लिखा होता है। तो उससे हम दोस्तों हाई रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, यानी मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। उच्च विदरण क्षमता फ्यूज यानी HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक है, यानी इसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1.1 यानी 1.1। उच्च विदरण क्षमता फ्यूज HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर यानी फ्यूजिंग गुणक 1.1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8। तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए
किस विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत होगी, यानी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज की एसी सप्लाई और डीसी विद्युत आपूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर 3 सही हो जाएगा, यानी 3 फेज की एसी सप्लाई और डीसी की विद्युत आपूर्ति, यानी दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक मोटर के घूर्णन की दिशा, यानी एक मोटर के घूर्णन की दिशा के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी मोटर के घूर्णन की दिशा कौन से नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों एक मोटर के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है, और एक जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, यानी राइट हैंड रूल काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत अपघट्य को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य का स्तर हमेशा प्लेटों के कम से कम 10 से 15 mm के ऊपर रखा जाता है। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल ऊपर से मिलाया जाएगा। तो कौन सा तरल ऊपर से मिलाते हैं दोस्तों, तो वो मिलाते हैं दोस्तों आसूत जल। आसूत जल को बोलते हैं दोस्तों मिनरल वाटर। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक तुल्यकालिक मोटर पर संचालित हो सकती है। एक तुल्यकालिक मोटर है दोस्तों, ये पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई, यानी ये एक इस प्रकार की मोटर है, ये पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई यानी यूनिटी शक्ति गुणक तीनों पावर फैक्टर पर प्रचालित हो सकती है। ये दोस्तों इस मोटर का एक बहुत बड़ा लाभ है, और इस मोटर का बेसिकली मुख्य कार्य होता है लाइन का पावर फैक्टर सुधारना। पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर को ओवर एक्साइटेड करके और चलाया जाता है। तो आगे के 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, हथौड़े का आकार के द्वारा तय किया जाता है। तो दोस्तों हथौड़े का आकार है वो हथौड़े के वजन के आधार पर तय किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान है, यानी कार्बन फिलामेंट जो लैंप है उसका प्रचलित तापमान, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, तो उसका होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 1800 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 के क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या है। दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या है, तो दीप्त फ्लक्स की इकाई दोस्तों ल्यूमेन होती है, यानी इसको हम ल्यूमन भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। शुद्ध प्रतिरोधक यानी प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर दोस्तों इकाई यानी 1 होता है। तो इसका आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वृत्ताकार। धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए
किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, वृत्ताकार। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर एक दंड चुम्बक 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? एक दंड चुम्बक 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होंगे। यानी प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक बन जाएगा दोस्तों, और उस प्रत्येक टुकड़े में एक तो नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? यानी 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1000 वाट, 1000 वाट। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? लेड एसिड बैटरी यानी सीसा संचायक सेल में विभाजक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। दिक् परिवर्तक, जिसको हम दोस्तों कम्यूटेटर बोल सकते हैं, दिक् परिवर्तक खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री है। कौन सी है दोस्तों? अब्रक। अब्रक को दोस्तों माइका भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दिक् परिवर्तक खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री अब्रक यानी माइका होती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्टे में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। यानी सीसा संचायक बैटरी के विद्युत अपघट्टे यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 240 वोल्ट लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है और दूसरा L2 100 वाट का है, तो बल्ब कैसे चमकेंगे? बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि दोस्तों सीरीज संयोजन है। सीरीज संयोजन में क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बल्ब L1 यानी 60 वाट वाला बल्ब है, वो 100 वाट वाले बल्ब की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए पावर एम्पलीफायर इज इंस्टेंटली, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए करंट एम्पलीफायर। ए पावर एम्पलीफायर इज इंस्टेंटली ए करंट एम्पलीफायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं है? कॉलिंग बेल, सुरक्षात्मक रिले और ट्रांसफार्मर, इनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं होता है, उसमें उष्मा का उपयोग होता है।
हीटिंग एलिमेंट विद्युत इस्त्री में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये तापीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। छोटे कार्य में क्या बताया गया है दोस्तों? छोटे कार्य में इसमें बताया गया है दोस्तों, छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको संयुक्त प्लायर भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर। छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः दोस्तों ये औजार है एक, इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर यानी संयुक्त प्लायर। क्वेश्चन नंबर 26 का पे चलते हैं दोस्तों। हीटिंग तत्वों के तार से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लैट नाइक्रोम, यानी हीटिंग एलिमेंट के तार हैं वो नाइक्रोम यानी फ्लैट नाइक्रोम से बने होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 के क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों धारिता से प्रभावित नहीं होती। इसमें बताया गया है कि धारिता यानी कैपेसिटेंस से प्रभावित नहीं होती। तो धारिता है दोस्तों वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होती है। धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी, पैरा विद्युत सामग्री और प्लेट क्षेत्र, इन तीनों से प्रभावित होती है, लेकिन आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों कि धारिता आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। तेल, गीजर, तेल, ग्रीज, पेंट से लगने वाली आग के रूप में वर्गीकृत की जाती है। यानी तेल, ग्रीस और पेंट से लगने वाली आग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्लास बी के रूप में वर्गीकृत की जाती है, यानी ये बी श्रेणी की आग मानी जाती है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है दोस्तों कि कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का परिवर्तन करता है। यानी कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता का परिवर्तन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों एसी आपूर्ति। एसी आपूर्ति में समय के साथ ध्रुवता में परिवर्तन होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एसी आपूर्ति हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है दोस्तों कि चल लोहे आकर्षण प्रकार के उपकरण, यानी चल लोहे आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आघूर्ण होता है। विक्षेप बल आघूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा दोस्तों धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि खालिस्तान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भंवर धारा हानि। यानी भंवर धारा हानि को
कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32वें क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि विद्युत तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। यानी विद्युत संपर्क में आने वाले व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है। जिस व्यक्ति को विद्युत का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युत में तार से जुड़ा हुआ रहता है। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लकड़ी की छड़ी का प्रयोग करके उसे अलग करेंगे। यानी दोस्तों सूखी लकड़ी का प्रयोग करके उसे हमें विद्युत में तार से अलग करेंगे, जिससे क्या है वो बच सकता है। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले, इसमें तुलना बताई गई है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धीमे होती है। चुंबकीय अधिभार रिले की तुलना में तापीय अधिभार रिले धीमे होते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। स्विच और ऐसे सीरीज बक्सों को भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं है यदि वे बने हैं किसके दोस्तों? पीवीसी बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्विच और ऐसे सीरीज बक्सों को भू संपर्कित यानी अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है यदि वे पीवीसी बॉक्स के बने होते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, यानी पीएनपी या एनपीएन नामक जो ट्रांजिस्टर हैं उनमें आप डायग्राम बना के देख सकते हो दोस्तों। 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36वें क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि 3 फेज प्रेरण मोटर में कुंडली की संख्या बटा प्रति फेज ध्रुव होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रति फेज ध्रुव कुंडली की कुल संख्या बटा फेज की संख्या गुणा ध्रुवों की संख्या होता है। 3 फेज प्रेरण मोटर में कुंडली की संख्या ओब्लिक फेज प्रति ध्रुव होता है। कुंडली की कुल संख्या बटा फेज की संख्या गुणा ध्रुव की संख्या। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। दिखाए गए परिपथ में तुल्यमान प्रतिरोध का मान है। यानी दोस्तों इसमें तुल्यमान प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मिश्रित संयोजन है। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 ओम के 4 प्रतिरोध जो कि मिश्रित क्रम में जोड़े गए हैं दोस्तों। 4 और 4 को 2 सीरीज में जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, और नीचे वाले 4 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। और अगर 8 और 8 को पैरेलल में मानते हुए पैरेलल में दिखाई देते हैं। पैरेलल में अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 4 ओम हो जाएगा। यानी 2 समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो उनका 1/2 यानी आधा हो जाता है। तो सीरीज वालों को जोड़ दिया 4 और 4
4 + 4 है 8 और नीचे वालों को जोड़ दिया 4 + 4 है तो 8 है और 8 और 8 को समांतर में अगर करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध दोस्तों 4 ओम में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 4 ओम। आगे चलते हैं दोस्तों 38 में। एक ELCB हमेशा परिपथ में जुड़ा होना आवश्यक है, यानी एक ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हमेशा परिपथ में ऊर्जा मापी के बाद आपूर्ति से बाहर की तरफ जुड़ा हुआ होना चाहिए या होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे। आमतौर पर छोटे वायु संपीड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज मोटर है तो दोस्तों कौन सा है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिष्ठम्भ मोटर, छायांकित ध्रुव मोटर, यानी इसको शेडेड पोल मोटर भी कह सकते हैं दोस्तों। और 4 नंबर में है संधारित्र स्टार्ट और संधारित्र रन मोटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संधारित्र स्टार्ट और संधारित्र रन मोटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40। नरम टांका लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है। नरम टांका लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का उपयोग किया जाता है नरम टांका लगाने के लिए। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 41 पे। इस क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए की जरूरत होती है। अगर बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए की जरूरत होती है तो बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों 41 के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42वें क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि शिखर से शिखर उर्मिका वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पीक टू पीक उर्मिका या रिपल वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा, CRO। अगर किसी AC का शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक वैल्यू देखनी है तो हमें CRO से देख सकते हैं। CRO की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 43 का होगा दोस्तों, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर, यानी ज्यादा पावर की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जाता है, यानी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरण विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्द आर्क रेक्टिफायर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, पार्द आर्क रेक्टिफायर्स। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 का, निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों कि एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनियमित करने के लिए है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो इत्यादि की मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर तैयारी करते रहें जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी शुरुआत की है मैंने इस चैनल के माध्यम से कि मेरे साथ साथ अन्य लोग भी जो दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, यूपीपीसीएल या आईटीआई के सेमेस्टर एग्जामों की तैयारी जो कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप डेली ऑनलाइन क्लास लें और आप अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार बने रहिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए 3 फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त है। यानी दोस्तों एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है, 3 फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार उपयुक्त है। तो दोस्तों रोटर प्रतिरोध स्टार्टर यानी 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर की आवश्यकता होती है या उपयुक्त है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, संकेतन और काल मापक यंत्र के लिए मोटर उपयोगी है। संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए शिथिल्य यानी हिस्टेरिसिस मोटर उपयोगी है। यह दोस्तों एक सिंगल फेज मोटर है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसमें बताया गया है दोस्तों कि एक तुल्यकालिक मोटर एक तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है जब यह अति उत्तेजित हो। यानी तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में सिंक्रोनस मोटर को काम में लिया जाता है दोस्तों। इसलिए काम में लिया जाता है लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड पर प्रचालित किया जाता है और इस कंडीशन में तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक संधारित्र की तरह कार्य करती है और इसका काम हो जाता है लाइन का पावर फैक्टर सुधारना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों कि एक तुल्यकालिक मोटर एक तुल्यकालिक संधारित्र के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है जब यह अति उत्तेजित होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणीय मोटर है। दोस्तों नॉन रिवर्सिबल मोटर है। तो इसमें दोस्तों डबल संधारित्र मोटर यानी डबल कैपेसिटर वाली मोटर है वो नॉन रिवर्सिबल मोटर है। ओके दोस्तों तो इससे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा डबल संधारित्र मोटर। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर
तो क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 35%। ओके दोस्तों। और क्लास बी एम्पलीफायर की इफिशियंसी यानी दक्षता दोस्तों 50% होती है। ऐसे ही आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 पे क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र है, यानी आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा IA आइए दोस्तों आर्मेचर धारा है और आर दोस्तों आर्मेचर प्रतिरोध है। तो IA ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 52 पे, कुंडली का पिच गुणक क्या है? कुंडली का पिच गुणक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पिच गुणक इक्वल यानी पिच गुणक बराबर कुंडली पिच बटा ध्रुव पिच। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए 3 बिंदु प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। यानी डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर, डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। एक 4 ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैप वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है। तो दोस्तों सिंप्लेक्स है तो समांतर पथों की संख्या 4 ही होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर डुप्लेक्स होता तो 8 हो जाती दोस्तों, और ट्रिप्लेक्स होता तो 12 हो जाती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 होती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55वें क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटर अपने पूर्ण भार धारा से 5 से 7 गुना ज़्यादा भार लेती है। यानी मोटर स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना करंट लेती है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें। ओके दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। डीसी मोटर में पल्स यानी पल्स ईएमएफ है, जिसको ईबी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, बैक ईएमएफ। डीसी मोटर में पल्स ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ऑप्शन नंबर 2 समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, फूड मिक्सचर की गति रेंज क्या होगी? यानी मिक्सचर ग्राइंडर में दोस्तों यूनिवर्सल मोटर काम में ली जाती है, और इस मोटर की गति रेंज दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे। बुकोल्ज रिले आमतौर पर के संक्षारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुकोल्ज रिले आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर के संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर। आगे चलते हैं दोस्तों, 230 वोल्ट की आपूर्ति पर एक डेकोरेटिव सीरियल सेट बनाने के लिए
6 वोल्ट के कितने लैंप आवश्यक हैं? तो 230 वोल्ट की आपूर्ति के लिए डेकोरेटिव यानी डेकोरेशन सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के ऑप्शन नंबर 1 40 सेल आवश्यक हैं। तो दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 40। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। ओके दोस्तों, 60, यदि किसी पीड़ित व्यक्ति की छाती पर चोट लगी है तो कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों मुंह से नाक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है अगर पीड़ित व्यक्ति की छाती पर अगर चोट लगी है तो। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मुंह से नाक विधि। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? मिट्टी, चीनी मिट्टी, रबर, तांबा। यानी दोस्तों मिट्टी, चीनी मिट्टी और रबर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 यानी शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए ऑप्शन नंबर ए कार्बन सामग्री इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कार्बन। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं स्टे तार, स्टे वायर में किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें एग प्रकार का यानी एग बोलते हैं अंडे को, अंडे के आकार का विद्युत रोधक प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एग प्रकार का। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं 65, फ्यूज तार, फ्यूज तार का नहीं बना होता। फ्यूज तार किसका नहीं बना होता? इस्पात का। फ्यूज तार इस्पात का नहीं बना होता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनकी कुल धारिता है। तो दोस्तों 4 माइक्रोफेरेड के अगर 2 संधारित्र सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनकी कुल धारिता, कुल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, पिकोफेरेड नहीं होगा दोस्तों, 2 माइक्रोफेरेड ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। 4 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनकी कुल धारिता 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पिकोफेरेड नहीं होगा, माइक्रोफेरेड ही होगा। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, एक वोल्टमीटर की सुग्राहिता, एक वोल्टमीटर की सुग्राहिता ऑप्शन नंबर ए ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त की जाती है। एक वोल्टमीटर की सुग्राहिता ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त की जाती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन के हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 68 का, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में
ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ताज़ा सिलिका जेल का रंग दोस्तों कैसा होता है? बैंगनी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में बैंगनी रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। OCB। OCB का अर्थ है, OCB का अर्थ है दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी ये एक सर्किट ब्रेकर है दोस्तों OCB। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। OCB का अर्थ है ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? यानी दोस्तों वोल्टेज पूछा गया है। तो दोस्तों V बराबर IR होता है। I का मान दोस्तों 2 एम्पियर दिया गया है और R का मान दोस्तों 100 ओम में दिया गया है। तो V बराबर I गुणा R, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 200 वोल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो के कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आप डेली वीडियो यूज करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71। शंट प्रकार के ओम मीटर में, शंट प्रकार के ओम मीटर में पर शून्य रीडिंग होगी, यानी माप के बाएं छोर पर। शंट प्रकार के ओम मीटर में माप के बाएं छोर पर शून्य रीडिंग होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 6 पोल वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति 1000 RPM होती है दोस्तों इस प्रकार के याद रखें कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है तो 2 पोल वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति 3000 RPM होती है दोस्तों। 4 पोल वाले की गति दोस्तों 1500 RPM होती है। 6 पोल वाले की दोस्तों 1000 RPM होती है, और 8 पोल वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति दोस्तों 750 RPM होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 1000 RPM सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। स्क्राइबर के बने होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्राइबर किसके बने हुए होते हैं? तो स्क्राइबर अधिक कार्बन इस्पात के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, कि स्क्राइबर है वो अधिक कार्बन के बने हुए होते हैं। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 74। स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को, स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को ध्रुव पिच कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, कि स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को ध्रुव पिच कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 75, क्वेश्चन नंबर 75। भू संपर्कन तार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। भू संपर्कन तार यानी अर्थिंग तार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। तो दोस्तों इसमें GI तार यानी जस्तीकृत इस्पात, जिसको इंग्लिश में गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहते हैं। तो भू संपर्कन तार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री जस्तीकृत इस्पात है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जस्तीकृत इस्पात। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है।
जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय राजस्थान। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।